वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस या स्टडी में। साइंस या स्टडी के इस लेक्चर में बच्चों आप पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड इट्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं संधारित्र के संयोजन, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो, है ना। और हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना, संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसकी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी के चैप्टर 2 को। ठीक है, स्थिर विद्युतिकी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी कि स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ने वाले हैं धारिता का मात्रक एवं विमा। ठीक है, धारिता का मात्रक एवं विमा। तो मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी चालक का जो आवेश होता है, ठीक है, किसी भी चालक का जो आवेश होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोटेंशियल के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होता है। तो हम इसे कल लिख रहे थे कि जो क्यू होगा बराबर हो जाएगा बच्चा CV के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे जो C होता है, ये वाला बच्चा जो C है, इसी को बोलते हैं धारिता। क्या बोलते हैं इसको? धारिता। इसे और क्या बोलते हैं? समानुपाती नियतांक। और क्या बोलेंगे? समानुपाती नियतांक। समानुपाती नियतांक। जो ये समानुपाती नियतांक है इसी को हम क्या बोलते हैं? धारिता। इसे किससे बनाते हैं? इसको जो सिंबल होता है, जो सिंबल होता है वो होता है बच्चों C। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा, तो फार्मूला बच्चा आपके पास बनने वाला है C बराबर Q/V। ठीक है, C बराबर Q/V। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है C का मात्रक। पहले तो क्या करना है? C का मात्रक। तो C का मात्रक बराबर हो जाएगा बच्चा Q/V का मात्रक। किसका? Q/V का मात्रक। तो देखिएगा, तो Q/V का मात्रक, तो Q का क्या हो जाएगा? कूलाम अपान V क्या है? पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वोल्ट, है ना। तोड़ के लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? कूलाम को लिख सकते हैं, पहले कूलाम ही लिखा रहने देते एक बार। वोल्ट को लिख सकते हैं हम जूल प्रति कूलाम। क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। कूलाम जाएगा ऊपर बच्चा, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान जूल। ठीक है, अपान जूल। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम बच्चा लिख सकते हैं, कूलाम को तोड़ेंगे जब तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड में। किसमें टूटेगा? एम्पियर सेकेंड में। तो हो जाएगा बच्चा ये आपके पास एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपान जूल। जब जूल को तोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को जब तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर, और ये मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारे, ठीक है, डिवाइड के नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, ऊपर की बात करते तो ऊपर क्या था आपके पास? ये था बच्चा आपके पास एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो जरा कितना आएगा। किलोग्राम जो ऊपर आएगा बच्चा तो हो जाएगा किलोग्राम की पावर -1। मीटर स्क्वायर जो ऊपर आएगा तो हो जाएगा मीटर की पावर -2। सेकेंड स्क्वायर अपान में है और ये कहाँ गुणा करेगा? सबसे ऊपर। तो सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया? सेकेंड की पावर 4। ठीक है, सेकेंड की पावर 4। ऑलरेडी ऊपर क्या है? ऑलरेडी आपके पास है एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर। तो पहले ध्यान दीजिएगा, जो मात्रक होगा तो C का मात्रक एक तो आ जाएगा आपके पास, एक तो आ जाएगा आपके पास कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, क्या आएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। और जो दूसरा हम लिखते हैं वो लिखते हैं फैरड। क्या लिखते हैं? फैरड। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चा? फैरड। फैरड क्या है? धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है ना। धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम फैरड ना लिखकर, जो धारिता का जो मात्रक होता है फैरड ना लिखकर हम हमेशा यूज करते हैं माइक्रोफैरड में। किसमें यूज करते हैं? माइक्रोफैरड में। क्लियर है ना। ये तो हो गया आपका
धारिता का मात्रक, ठीक है। अब अगर विमा लिखेंगे, ठीक है, तो विमा लिखेंगे तो विमा देखिए कैसे लिखेंगे, तो विमा बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास जो आया है, जो मात्रक आया है किलोग्राम की पावर -1, तो हम इसे लिख सकते हैं m⁻⁻1, है ना। मीटर की पावर -2 हम लिख सकते हैं l⁻⁻2, है ना। फिर सेकंड की पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं t की पावर कितनी 4, है ना। एम्पियर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं a की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई बच्चा धारिता की विमा, ठीक है। तो धारिता की विमा कितने आने वाली है, वो आएगी m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 4, a स्क्वायर, ठीक है। जो धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है, कुलाम 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 प्रति वोल्ट, क्या होता है, कुलाम प्रति वोल्ट। यहाँ हम एक और मात्रक होता है, क्या होता है, फैरेड, क्या होता है बच्चा, फैरेड। और फैरेड ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि फैरेड क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम फैरेड ना यूज करके हम यूज करते हैं माइक्रोफैरेड। क्या यूज करते हैं, माइक्रोफैरेड। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपके पास विलगित गोलीय चालक की धारिता। कौन सा है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। यानी कि कोई आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी हमें क्या करना है, धारिता फाइंड करनी है। देखिए अगर गोली है चालक तो हम एक गोल यानी स्फेरिकल टाइप का एक चालक बना लेंगे, है। अब इसका कोई केंद्र बिंदु हम मान लेते हैं O है, ठीक है। अब O से क्या करते हैं हम, इसके जो त्रिज्या है वो कितनी है, r मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर विलगित है यानी आइसोलेटेड है, तो इसके जो पृष्ठ पर जो आवेश होगा, पृष्ठ पर जो आवेश होगा एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। यानी इसके प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो समान जो विभव होगा वो कैसा होगा, इक्वल इक्वल होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो बताओ विलगित गोले की जो विभव होता है वो कितना होता है, उसके लिए फार्मूला हो जाता है v बराबर 1/4πε0 इंटू अब मान लेते हैं इसके जो आवेश है वो कितना है, वो है बच्चा +q, ठीक है। कितना है, +q, तो हम लिख लेंगे q अपान दूरी कितनी मान ली गई r, या जो भी त्रिज्या होगी गोले की, जो भी त्रिज्या होगी उसे भी लिख सकते हैं, वही तो दूरी होगी, है ना। अब अगर ये जो सिस्टम है यानी गोली चालक है किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है, k है, तो ε0 के साथ में हम क्या गुणा करेंगे, k की गुणा कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या मानेंगे इसको, फर्स्ट। हमें काउंट करना क्या है, चालक की धारिता, हमें काउंट करना है कि चालक की धारिता क्या है। तो देखिए हमें मालूम है, हम लिख सकते हैं कि बट वी नो दैट कि जो C होता है, C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V। कितना होता है, C बराबर Q अपान V, तो Q ऊपर, अपान में क्या V, तो V की वैल्यू कितनी 1/4πε0 K इंटू Q अपान में दूरी, तो Q से बच्चा Q क्या हो गया, कैंसिल, तो 4πε0 K इंटू R। तो हम इसे लिख सकते हैं जो गोली चालक की धारिता होती है C, वो बराबर हो जाएगी बच्चा 4πε0 K इंटू त्रिज्या, या जो भी त्रिज्या मानेंगे a मान सकते हैं या r मान सकते हैं, ठीक है। मात्रक क्या होगा, फैरेड, ठीक है, मात्रक क्या होगा, फैरेड। तो विलगित गोली चालक की धारिता कितनी आएगी, तो विलगित गोली जो चालक होगी उसकी धारिता होगी बच्चा C बराबर 4πε0 K इंटू R, जहाँ पे R क्या है, गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। जहाँ पे जो r है वो क्या है, गोले की त्रिज्या है। सभी को क्लियर है, ओके, ठीक है। चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है आपके पास आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। क्या आप काउंट करने वाले हैं हम, अब हम बात करने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आवेश होता है, किसी भी चालक का जो आवेश होता है, ठीक है, किसी भी चालक का जो आवेश होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल के, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं जैसे जैसे आवेश को बढ़ाएंगे, है ना, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आवेश को बढ़ाएंगे वैसे वैसे V भी क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो देखिए हम अगर ग्राफ खींचें
एक ग्राफ खींचें तो देखना ध्यान से कि मैंने एक ग्राफ खींच लिया, किसके मध्य, पोटेंशियल यानी V और आवेश यानी Q के मध्य मैंने एक ग्राफ खींचा। ये क्या मान लिया, इसका एक ओरिजिन पॉइंट मान लिया मैंने। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। थोड़ा सा ये तिरछा बन गई है, इसको सीधा बनाना है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, हम एक लंब यानी परपेंडिकुलर टाइप का खींच लेंगे। ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, वो ये पॉइंट है बच्चा ए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बच्चा बी आपके पास। ये पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, फिल करते हैं। ये एरिया टाइप का एक बन जाएगा, ट्राइंगल टाइप का आपके पास। तो देखना ध्यान से, अब ये टोटल जो दूरी है बच्चा, ये टोटल दूरी क्या है, ये आवेश को प्रदर्शित कर रही है। तो ये इधर वाली दूरी क्या होगी, ये v को प्रदर्शित करेगी। अब v बराबर फार्मूला क्या होता है, v बराबर फार्मूला होता है Q/c। ठीक है, v बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/c। तो देखिएगा, इसका प्रूफ करेंगे हम कि जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, उसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी या जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा बच्चा U बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल बनना है इसका जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, OAB। ठीक है, ट्राइंगल क्या होगा, OAB। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, तो U बराबर एरिया निकालना है ना, ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणित लंब, है ना, लंब क्या है AB, है ना, गुणित आधार, आधार कितना है आपके पास OB, है ना, क्लियर है ना यहाँ तक। तो और हम इसे लिख सकते हैं U बराबर 1/2 AB। तो AB आपके पास कितना है, Q/c, यहाँ हम लिख सकते हैं V, है ना, इंटू OB। OB कितना है आपके पास, Q। अब जरा वैल्यू पुट कर लो, तो हम लिख सकते हैं जो U बराबर किसके होगा, U बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित V, और V बराबर आपके पास क्या है, वो है बच्चा Q/c। ठीक है, कितना है, Q/c इंटू क्या है Q। तो हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 Q इंटू Q यानी Q²/c। ठीक है, तो जो U की वैल्यू आएगी बच्चा, वो आएगी आपके पास 1/2 Q²/c। कोई भी ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, मात्रा क्या होगा, जूल। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। जरा सेकेंड पार्ट देखो इसका, तो U बराबर 1/2 Q²/c आ गया, बट हमें मालूम क्या होता है, हमें जो मालूम है वो ये है कि Q बराबर क्या होता है, फार्मूला CV। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, फार्मूला CV होता है। तो बताओ, इसलिए जो U की वैल्यू आने वाली है कितनी आएगी, U की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू Q बराबर क्या लिखेंगे, CV। तो Q² है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, C² V² अपान में क्या C है, तो C से ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो U बराबर आपके पास आ जाएगा 1/2 CV²। ठीक है, 1/2 CV²। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बच्चा जूल। ठीक है, मात्रक क्या होता है, जूल। तो ये आपका जेन्युइन मेथड है। ठीक है, ये आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का जेन्युइन मेथड है। इस मेथड में आप क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब अगर हम मैथमेटिकल टूल्स या इंटीग्रेशन के माध्यम से आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहें, तब कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तब कैसे ज्ञात करेंगे वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने लिख रखा है इसको क्या करने वाला हूँ, मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको मैं सेकंड पॉइंट बताऊंगा या सेकंड टाइप बताने वाला हूँ, कैसे, ठीक है, कि कैसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा इंटीग्रेशन या मैथमेटिकल टूल्स की सहायता से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर हो जाएगा बच्चा Q/c। ठीक है, Q/c। अगर मान लें हम किसी चालक को Q' आवेश दे रहे हैं, तो उसका विभवांतर भी क्या होगा, V'।
ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी डैश बराबर क्यू डैश अपान सी। ठीक है, वी डैश बराबर क्यू डैश अपान सी। अब अगर हम कोई सूक्ष्म कार्य यानी कि डी क्यू अगर आवेश कोई सूक्ष्म आवेश डी क्यू डैश लें तो इसको क्या कहा, इसको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर लेके जाएंगे तो अब इसमें जो किया गया कार्य होगा सूक्ष्म होगा, है ना। किया गया कार्य क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बराबर होता है क्यू इंटू वी। ठीक है, क्यू इंटू वी। तो हम लिख सकते हैं वी डैश इंटू डी क्यू डैश, यही तो होगा। अब वी डैश की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है बच्चा क्यू डैश अपान सी। आगे क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश। तो ये सूक्ष्म किया गया कार्य हम फाइंड कर लेंगे। अब इस सूक्ष्म किए गए कार्य से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के जो कार्य होंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते। तो हम लिखेंगे कि टोटल वर्क होगा बच्चा, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा डब्ल्यू बराबर होल इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब ये कार्य कहाँ से कहाँ तक हुआ, आवेश को पहले जीरो में था, फिर कहाँ तक आवेश कहाँ तक लेके आ रहा है, क्यों तक लेके आ रहा है। ठीक है, तब देखिएगा। तो इंटीग्रेशन जीरो से क्यों। अब बताइए जरा डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, क्यू डैश अपान सी, और क्या हो जाएगा डी क्यू डैश। ठीक है, तो 1 अपान सी बाहर। अब इंटीग्रेशन क्या बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू, क्यू डैश डी क्यू डैश। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 1 अपान सी क्यू डैश डी क्यू डैश, यानी एक्स डी एक्स तो हो जाता है एक्स स्क्वायर अपान 2। तो क्यू डैश डी क्यू डैश हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपान 2। हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं क्यू डैश स्क्वायर अपान 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट बच्चा है जीरो से क्यू तक। ठीक है, जीरो से क्यू तक। तो देखिएगा, तो 1 अपान सी इंटू, जब एक बार क्यू रखेंगे डैश की जगह, क्यू डैश की जगह पे क्यू रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 2। ठीक है, एक बार जब माइनस वाली नीचे वाली लिमिट लगाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्यू डैश के जब जीरो लिखेंगे तो जीरो अपान कुछ भी हो जीरो रहेगा, तो माइनस का जीरो। इससे अगर हम माइनस जीरो घटाएंगे तो बताओ बच्चा आपके पास जो पोजीशन रहने वाली है तो सेम ही रहेगी ना, कोई स्थिति में बदलाव नहीं होगा। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चा 1/2। ठीक है, अब ऊपर क्या है क्यू स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है, ये जो किया गया कार्य है यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए यू बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर किसके है 1/2 क्यू स्क्वायर अपान सी के। क्लियर है ना। अब अगर हम ये मान लें, इधर ही मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि अगर आपके पास फार्मूला जैसे आपके पास मालूम होता है कि क्यू बराबर क्या होता है सी वी, तो जहाँ पे ये क्यू दिख रहा है क्यू स्क्वायर, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर वी स्क्वायर। तब बताओ जरा, तब जो u की वैल्यू होगी कितनी होगी, तब होगी u बराबर 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में सी। तो सी से स्क्वायर जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला आने वाला है वो कितना आएगा, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, u बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो ये बच्चा था आपके पास सेकेंड टाइप। ठीक है, ये था सेकेंड टाइप। कौन सा ये मेथड है, ये कौन सा मेथड है, ये है इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, या हम बोल सकते हैं वैकल्पिक विधि। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड, ऑप्शनल मेथड या वैकल्पिक विधि। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगले टॉपिक की हम बात करें तो है आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसके लिए हम पहले एक डायग्राम खींच लेते हैं। ठीक है, डायग्राम को मैंने खींच लिया। तो डायग्राम में क्या है कि आपके पास ये आपके पास कोई दो प्लेटें हैं, मान लेते हैं एक P1 है, एक क्या है P2 है। ठीक है, एक क्या है धनावेशित है, एक क्या है धनावेशित है। तो मैं पहले इसको मिटा दे रहा हूँ जो कि गलती से खिंच गया है। कौन कौन से प्लेटें हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक कैसी है धनावेशित है। ठीक है, एक कैसी है निगेटिव है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है d है।
दूरी कितनी है, d है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम, इस जो प्लेट P1 है, ठीक है, जो प्लेट P1 है इसका संबंध हम कर देते हैं किसी स्रोत से, प्रत्यावर्ती स्रोत से कर देंगे, ठीक है, या हम धारा स्रोत से कर देते हैं। और जो प्लेट P2 है इसका संबंध हम अर्थ से कर देते हैं, यानी कि पृथ्वी से कर देते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, जब कोई दो प्लेटें होती हैं, ठीक है, जब दो समांतर प्लेटें हों तो उन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? लेकिन जो सिग्मा है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो सिग्मा बराबर होता है फार्मूला Q अपान A। कितना होता है? Q अपान A। अब अगर हम मान लें कि जो प्लेटें हैं P1 और P2, उनके जो प्रत्येक का क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है, यानी कि A है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लिख सकते हैं कि जो E की वैल्यू आएगी, तो E की वैल्यू हो जाएगी बच्चा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। अगर ये जो पूरा प्लेटें हैं, ये जो दोनों प्लेटें हैं जो किसी ऐसे माध्यम में रखी हैं जिसका जो परावैद्युतांक है, ठीक है, जिसका जो परावैद्युतांक है वो क्या है बच्चा, K है, तो बताओ यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई, तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, तो विभवांतर कितना होगा, तो देखिए विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो विभवांतर V बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, E इंटू डी, है ना। अब E कितना है, E है बच्चा आपके पास Q अपान एप्सिलॉन नॉट K A इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, ठीक है। अब सिंस हमें निकालना क्या है, C, तो C बराबर फार्मूला क्या होता है, C बराबर फार्मूला होता है Q अपान V, है ना, Q अपान V। तो देखो V की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, V की वैल्यू निकाली है आपने Q अपान एप्सिलॉन नॉट K A इंटू डी, ठीक है, तो Q से Q कैंसल, ठीक है ना, Q से Q कैंसल, तो OR हम लिख सकते हैं इससे, जो C की वैल्यू आएगी तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A कहाँ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट K A अपान डी। इक्वेशन क्या मान लें इसको हम, फर्स्ट। तो आपके पास जो फार्मूला आने वाला है धारिता के लिए वो आएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A अपान डी। अगर हम ये जो माध्यम मैंने माना था जिसका परावैद्युतांक K है, अब इस परावैद्युतांक जो माध्यम जिसका है K, तो अगर ये माध्यम हम मान लें कि निर्वात अथवा वायु का है, तो मीडियम है, जो माध्यम है अगर मान लें वो माध्यम कैसा है, वो एयर का है या वैक्यूम का है, ठीक है, एयर का है या वैक्यूम का है, तो बताओ जरा K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तब बताओ जरा C कैसा होगा, जो धारिता है उसे बोलेंगे हम C नॉट, यानी वैक्यूम में धारिता, बराबर, अब K की वैल्यू हो गई 1, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है, कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इक्वेशन क्या हो गई 2। तो समीकरण 1 व 2 से जरा तुलना करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखो यहाँ पे क्या है, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी क्या हो जाएगा, C नॉट, क्या बचेगा, C बराबर, ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी किसके बराबर है, C नॉट के, बचेगा क्या आपके पास K, तो हो जाएगा K C नॉट। तो आपके पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा बच्चा, वो आएगा C बराबर K C नॉट, यानी निर्वात में विद्युत धारिता, ठीक है, निर्वात में विद्युत धारिता और किसी माध्यम का परावैद्युतांक का अगर गुणा कर दें तो उस माध्यम की हमें क्या मिल जाएगी, उस माध्यम की हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी, उस माध्यम की हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, धारिता प्राप्त हो जाएगी। अगर उस माध्यम की हमें परावैद्युतांक मालूम है और निर्वात की अगर वैद्युत धारिता मालूम है तो हमें उस माध्यम की धारिता
आसानी से मालूम हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। कौन सा है? यहाँ तक आप इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हो, इक्वेशन सेकंड भी कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आप रिलेशन स्थापित कीजिए कि C बराबर के सी नॉट होता है, तो C बराबर के सी नॉट कहाँ से आएगा? इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आप C बराबर के सी नॉट में संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज कमेंट में बाद में बताइएगा। ये लाइव चैट में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन लाइव चैट के बाद में जो आप कमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे ना करिएगा, है ना। उस कमेंट में केवल आपको इतना बताना है कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है। ठीक है, तो बाकी फालतू चीज़ों का आपका जो कमेंट करना है वो ना करिएगा। ठीक है, बात करें हम अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ठीक है, क्या रखी हो? परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम खींच ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, मान लो ये आपके पास एक्स वाई दो प्लेटें हैं, एक्स और वाई दो प्लेटें हैं, है ना। और इसके बीच में क्या है, कोई एक के परावैद्युतांक की एक टी मोटाई की, है ना, टी मोटाई की एक पट्टी रखी हुई है। अब मान लेते हैं जो एक्स वाई है, इस एक्स वाई प्लेटें जो हैं इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा? बीच की दूरी है वो है डी। ठीक है, जो बीच की दूरी है वो कितनी है? डी है। तो बताओ अगर ये बीच में अगर टी मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रख दें तो वायु में दूरी कितनी बचेगी? ये कितनी है? ये वाली बच्चा है आपके पास, ये वाला बच्चा आपके पास है टी, मोटाई है टी, तो वायु में कितनी बचेगी? डी से घटा देंगे कितनी? टी, तो वायु में दूरी कितनी बचेगी? डी माइनस टी। तो हम कर क्या देते हैं, तो हमारे पास जो वाई प्लेट है इसका हम संबंध कर देते हैं अर्थ से। ठीक है, इसका संबंध हम किससे कर देते हैं? अर्थ से कर देते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, अगर इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव आवेश हो, ठीक है, और जो दूसरी प्लेट आपके पास वाई है इस पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो बताओ बच्चा एक्स वाई प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी? देखो, एक्स वाई प्लेटों के बीच जो होगी वो कितनी होगी? ई बराबर, भाई फार्मूला भी बताया था, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट अगर परावैद्युतांक के का होगा तो के से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये किसके निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो कि हम परावैद्युत पट्टी में निकाल रहे हैं, तो परावैद्युत पट्टी में निकाल रहे हैं तो उसका जो परावैद्युतांक है वो क्या है? के। तो के से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा फार्मूला क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब ये तो हो गई पट्टी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु में या निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई नॉट या ई जीरो, वो किसके बराबर होगी? वो भी भैया हो जाएगी क्यू अपान के, हट जाएगा, क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए। तो बताओ एक्स वाई प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, एक्स व वाई प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो देखिएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर ई टी, ई इंटू टी, यानी कि परावैद्युत पट्टी की जो मोटाई होगी उसकी जो दूरी होगी उसको ले लेंगे, और उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो विद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्लस लेकिन और भी क्या ऐड करना है, क्योंकि अभी हमें जो है वायु में दूरी है या वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके कारण, तो वो क्या हो जाएगी? वो होती है बच्चा आपके पास ई नॉट, है ना, वायु में, इनटू, तो वायु में दूरी कितनी है? टोटल है डी, डी से निकाल दी टी, तो क्या बचेगी आपके पास? डी माइनस टी। क्या बचेगी? डी माइनस टी। तो कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो देखो जरा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E और E नॉट की जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए,
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, तो दोनों जगह है, ठीक है। अब ई इंटू टी में, तो ई इंटू टी में क्या बचेगा, 1 अपान के यानी टी अपान के, इधर मल्टीप्लाई में क्या है टी, तो अपान क्या हो जाएगा के, प्लस ई नॉट में क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए जो कि बाहर हो गया है, इंटू अब आपके पास बचेगा क्या डी माइनस टी, क्या बचेगा डी माइनस टी। इक्वेशन क्या मान लें फर्स्ट। हमें निकालना है विद्युत धारिता, ठीक है। तो विद्युत धारिता के लिए फार्मूला होता है, सिंस हम लिखेंगे C बराबर क्या होता है Q अपान V, तो Q अपान V की वैल्यू Q अपान एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में हो जाएगा D माइनस टी, ठीक है, प्लस T अपान K। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्यू से क्यू जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो आपके पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के, ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी अपान के। तो जो आपके पास फार्मूला आ जाएगा वो फार्मूला हो जाएगा बच्चा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। क्लियर है। तो ये फार्मूला बच्चा आएगा आपके संधारित्र की धारिता जब संधारित्र प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई की, ठीक है, कोई टी मोटाई की कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है आपके पास संधारित्रों का संयोजन। कौन सा है, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों के संयोजन में हम बात करेंगे सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। कौन सा, श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए हम डायग्राम खींच लेंगे, ठीक है, इसके लिए हम डायग्राम खींच लेंगे। आप क्या करेंगे, मान लेंगे हम ये जो आपकी धारिता है, ये जो संधारित्र है, मान लेते हैं ये संधारित्र C1 है, ठीक है, ये C2 है, ये C3 है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये होगा पॉजिटिव, है ना, और ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये कैसी होगी नेगेटिव। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो संधारित्र C1 है इसका संबंध क्या करते हैं, बैटरी के या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के सिरे V से कर देंगे, ठीक है, उसके पॉजिटिव सिरे से कर देंगे। और जो C3 की द्वितीय प्लेट है या दूसरी प्लेट है उसका संबंध नेगेटिव चार्ज से कर देंगे। और जो संधारित्र C1 है उसकी दूसरी प्लेट का संबंध संधारित्र C2 की पहली प्लेट से, संधारित्र C2 के दूसरी प्लेट का संबंध संधारित्र C3 के पहली प्लेट से कर देंगे, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि संधारित्र C1 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है V1, C2 के सिरों के बीच V2 और C3 के सिरों के बीच V3 है, तो बताओ बच्चा जरा V1 V2 कितना हो जाएगा। तो V1 कितना हो जाएगा, V बराबर क्या होता है, देखो Q बराबर फार्मूला होता है आपके पास Q बराबर CV, ठीक है, Q बराबर CV। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा Q अपान C1, Q अपान C1 कितना, Q अपान C1, ये सॉरी 1 नहीं है, ठीक है, Q अपान C1। तो बताओ जरा V2 किसके बराबर होगा, तो V2 बराबर हो जाएगा बच्चा Q अपान C2। तो V3 किसके बराबर हो जाएगा, तो V3 बराबर हो जाएगा Q अपान C3। क्लियर है ना। तो टोटल जो विभवांतर होगा या टोटल V होगा, टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर V1 की वैल्यू Q अपान C1, V2 की Q अपान C2 प्लस V3 की Q अपान C3। तो Q यहाँ तीनों की जगह पे क्या है, तीनों जगह है, तो इसलिए हमें कॉमन मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V बराबर Q ब्रैकेट में 1 अपान C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यों दूसरी तरफ आएगा इधर तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं V/Q बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इक्वेशन क्या मान लें फर्स्ट। सिंस अगर चालक का कुल विभव V है, आवेश Q है, तो धारिता कितनी हो जाएगी, तो V/C किसके बराबर होगा, Q के, सॉरी, तो CV किसके बराबर होगा, Q के। तो हम लिख सकते हैं कि जो V/Q है, ठीक है, V/Q है वो बराबर हो जाएगा 1/C के, ठीक है। तो जो V/Q अगर इसके बटे में लिया तो V/Q, C उधर जाएगा तो 1/C, तो जो Q होगा वो किसके बराबर होगा, 1/C के। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिए एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर, तो हम लिख सकते हैं कि जो 1/C है वो बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो समांतर क्रम, सॉरी, श्रेणी क्रम संयोजन में, समांतर क्रम की बात नहीं कर रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्रों का जब संयोजन करेंगे तो उसका जो तुल्य धारिता आएगी उसके लिए फार्मूला आएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया बच्चा प्रूफ। तो आपके पास जो फार्मूला आने वाला है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए वो आएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देख लीजिए, फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मान लीजिएगा 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं, जिन पर आवेश, जिनकी प्लेटों के आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, ठीक है। इन संधारित्र के द्वितीय यानी संधारित्र C1 के द्वितीय प्लेट का संबंध संधारित्र C2 की पहली प्लेट से, संधारित्र C2 के दूसरे प्लेट का संबंध या द्वितीय प्लेट का संबंध संधारित्र C3 की पहली प्लेट से करते हैं, तथा संधारित्र C3 की दूसरी प्लेट तथा संधारित्र C1 की पहली प्लेट का संबंध एक बैटरी से कर देते हैं, ठीक है, एक बैटरी से कर देते हैं। अब अगर संधारित्र C1 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है V1 और C2 के सिरों के बीच क्या है V2 और संधारित्र C3 के सिरों के बीच क्या है V3, तो V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, ये होगा V1 बराबर होगा Q/C1, V2 होगा Q/C2 और V3 होगा Q/C3। क्लियर है ना। तो कुल विभव निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालें तो V बराबर तीनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे V1 V2 V3 की, कॉमन Q को ले लेंगे, उसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो V/Q बराबर इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट। अब CV बराबर क्या हो जाएगा Q, यहाँ हम लिख सकते हैं Q बराबर क्या CV, ठीक है। तो Q बराबर जब CV हो जाएगा तो V/Q किसके बराबर होगा 1/C। इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम तुलना कर लेंगे, तो तुलना करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता है, ठीक है, संधारित्र की तुल्य धारिता है। अब बात करने वाले हैं हम समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन की, कि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डायग्राम देख लीजिए। तो मानते हैं हम इस यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 संधारित्र हैं, सॉरी 3 संधारित्र हैं, C1 C2 और C3, एक बैटरी होगी B मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनके जो आवेश यहाँ पे जो विभव रहेगा, ठीक है, विभव तीनों में क्या रहेगा समान रहेगा, ये तीनों में विभव कैसा रहेगा समान रहेगा। तो यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा और यहाँ भी V। अब इनके आवेश क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे, तो प्लस Q1 या माइनस Q1 प्लस Q2 या माइनस Q2, ठीक है, प्लस Q3 या माइनस Q3, ठीक है ना। अब इन प्लेटों के जो संधारित्र C1 C2 C3 है, इनकी पहली प्लेट का संबंध क्या कर देते हैं, टर्मिनल ए से मान लो कर देते हैं, और दूसरी प्लेटों का संबंध क्या कर देते हैं, किससे कर देते हैं, टर्मिनल बी से कर देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, संधारित्र C1 के सिरे पर जो आवेश होगा Q1, तो Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1V,
तो बताओ जरा Q2 किसके बराबर होगा, Q2 बराबर हो जाएगा C2V, एंड जो Q3 होगा तो Q3 किसके बराबर होगा, Q3 बराबर हो जाएगा C3V। तो टोटल चार्ज बताओ जरा कितना होगा, टोटल चार्ज जो चालक पर होगा, टोटल चार्ज वो किसके बराबर होगा, तो टोटल चार्ज क्यों किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो ऐड करो जरा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। यहाँ से V कॉमन मिल जाएगा तो डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा Q अपान V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। कॉमन ना लें तो हम, या फिर हम V से डिवाइड भी कर लें, तो Q अपान V, तो डिवाइड करेंगे तो हर जगह से V कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। सिंस आपको एक फार्मूला मालूम होता है कि Q बराबर क्या होता है, CV, तो Q अपान V निकालना है, V इसके बटे में लिया तो हो जाएगा Q अपान V बराबर किसके, C। इक्वेशन क्या हो गई, 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो देखिएगा ध्यान से, जब समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो देखो एक पक्ष बराबर है, दूसरे पक्ष क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो C बराबर किसके हो जाएगा, C बराबर फार्मूला आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या आएगा फार्मूला आपके पास फार्मूला आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ओके। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, लाइव एंड होने के बाद में, यानी कि जो प्रीमियर हो रहा है वीडियो, ये प्रीमियर वीडियो होने के अंत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो, यानी कि ये इस लेक्चर में आपको क्या अनुभव हुआ, क्या आपने सीखा, है ना, कैसा वीडियो रहा, ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।